हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता था, हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में हमारा जो टॉपिक हम लोग अभी पिछले वीडियो से देख रहे हैं, उस टॉपिक का नाम था आइसोमेरिज्म, या जिसको हम कहते हैं समावयवता। बच्चों, समावयवता या आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि जो आइसोमेरिज्म है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या जिसको हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, और दूसरा हमने आपको बताया था, दूसरा हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मैं एक हल्का सा डिवीज़न जो मैंने आपको बताया था, मैं उस डिवीजन्स के बारे में ब्रीफ कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था आइसोमेरिज्म को हम दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में मैंने आपको बता दिया था चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। इसको मैं डिस्कस कर चुका था। इवन टॉटोमेरिज्म का थोड़ा सा हिस्सा अभी बचा हुआ है, मैं अभी आगे क्लास में टॉटोमेरिज्म जो बच गया है उसको कंप्लीट करूँगा एंड देन आगे बात करूँगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने दो भागों में बांटा है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है उसमें दो पार्ट्स हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एनेंशियोमेरिज्म है और डायस्टीरियोमेरिज्म है। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके बात कर रहे हैं। तो हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसका नाम था टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म को हम लोगों को आगे कंटिन्यू करना है। तो आइए हम लोग टॉटोमेरिज्म का जो हिस्सा बच गया था, हम उस बचे हुए हिस्से को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। बच्चों, हम लोग टॉटोमेरिज्म में बेसिक सब पढ़ चुके थे। अब हम लोग डायरेक्टली, मैं पिछले वीडियो को पूरा पूरा रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। जिस किसी भी बच्चे ने ना देखा हो तो वो वीडियो जा कर के देख सकता है। GOC के नाम से मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, GOC 1, 2 और 3। आज हम लोग GOC 4 पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली क्लासिफिकेशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। जो टॉटोमेरिज्म है उसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़नी तो एक ही है, बट फिर भी टाइप हम लोग देख लेते हैं। पहला है केटाइनोट्रोपी, दूसरा है एनाइनोट्रोपी और तीसरा है रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। हम लोगों ने फेमस तौर पर इसी को पढ़ना है, केटाइनोट्रोपी को। केटाइनोट्रोपी, एनाइनोट्रोपी और रिंग चेन टॉटोमेरिज्म क्या होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केटाइनोट्रोपी की। बच्चों, केटाइन आप सभी लोग जानते हो, धनायन, केटाइन। अगर टॉटोमेरिज्म में हम देखें कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम के फॉर्म में, और वो जो कन्वर्जन है एक कंपाउंड का दूसरे कंपाउंड में, जो कन्वर्जन है, अगर वो कैटायन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, कैटायन के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कैटाइनोट्रॉपी। तो कैटाइनोट्रॉपी की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई है, इट अराइजेज ड्यू टू मोशन ऑफ कैटायन और प्रोटॉन। कैटायन की जगह जनरली प्रोटॉन भी मूव करता है। एग्जाम्पल ऑफ कैटाइनोट्रॉपी, बिकॉज हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट्स टॉटोमेरिक इक्विलिब्रियम, और कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ जो शुरुआत की जो दो लाइनें हैं वो हमको क्या बता रही हैं कि जब कैटायन का मूवमेंट होता है और एक कंपाउंड दूसरे टॉटोमर्स में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको कैटाइनोट्रॉपी कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में पहला एग्जांपल देखो, ये है हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक है, HCN, जिसको आप हाइड्रोजन साइनाइड भी कह सकते हो। हाइड्रोसाइनिक एसिड है, अगर इस H का मूवमेंट हम इस नाइट्रोजन पर ला दें तो CN, और ये H जो है पहले किससे अटैच था, कार्बन से अटैच था, अब किससे अटैच हो गया, नाइट्रोजन से अटैच हो गया। तो यहाँ मूवमेंट किसका हुआ, H का मूवमेंट हुआ। तो ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों टॉटोमर्स हैं, ये कैटाइनोट्रॉपी के एग्जाम्पल्स की कैटेगरी में आएंगे। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पर बात करें, दूसरे एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें ये है हमारा साइनिक एसिड, ठीक है, और अगर इसका H मूव करके हम कहाँ पर भेज दें, नाइट्रोजन पर, तो देखो
अब बन गया हमारा आइसोसाइनिक एसिड। तो यहाँ पर भी देखो H का मूवमेंट हो रहा है और एक टॉटोमर्स दूसरे टॉटोमर्स में कन्वर्ट हो रहा है। इक्विलिब्रियम देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि ये टॉटोमरिज्म है और यहाँ H के मूवमेंट की वजह से टॉटोमर्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल किसका हो गया, कैटाइनोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्राइट। देखो इसमें जो हाइड्रोजन है वो O से अटैच है। अब अगर मूवमेंट के दौरान हम H को O से हटा करके H को हम O से हटा करके नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर दें। देखो H को O से हटाकर कहाँ शिफ्ट कर दें, नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर दें। तो देखो ये अब हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, नाइट्रोजन से। तो ये कहलाएगा नाइट्रो फॉर्म। ये नाइट्राइट फॉर्म है और ये नाइट्रो फॉर्म है। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसमें बीच में स्टेब्लिश है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी कैटाइनोट्रॉपी का ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं नाइट्रोइथेन। इसमें देखो जो एथिल ग्रुप है ये नाइट्रोजन से कनेक्ट है, ठीक है। एथिल ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन से कनेक्ट है और अगर इस कार्बन का ये जो H है, 2H है ना, अगर ये H जो है वो मूव करके कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, तो देखो ये हो जाएगा ऐसी फॉर्म। नाइट्रो और ऐसी फॉर्म में जो है वो भी किसके एग्जाम्पल हैं, ये कैटाइनोट्रॉपी के एग्जाम्पल हैं। कैटाइन मूव कर रहा है तो ये कैटाइनोट्रॉपी के एग्जाम्पल है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है एथिल एसीटो एसीटेट का। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये एथिल एसीटो और एसीटेट। ये एथिल एसीटो एसीटेट एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में देखो कीटोन फॉर्म है, तो ये कहला रहा है कीटो फॉर्म। अगर ये हाइड्रोजन अपनी जगह मूव करके कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, तो देखो डबल बॉन्ड जिसको कहते हैं इन और इससे लग गया OH, OH को बोलते हैं ऑल, तो ये इनॉल हो गया। तो है एथिल एसीटो एसीटेट ये भी है, एथिल एसीटो एसीटेट ये भी है, बट ये कहलाएगा कीटो फॉर्म और ये कहलाएगा इनॉल फॉर्म। और कीटो इनॉल फॉर्म को अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल है और कैटाइनोट्रॉपी के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। अब इसमें कीटो है और इनॉल है। आपको हम बता दें जो इनॉल फॉर्म है एथिल एसीटो एसीटेट का, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मिलता है और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तो कंपाउंड अंदर ही अंदर स्टेबल रहेगा, उसको दूसरे कंपाउंड से या दूसरे मॉलिक्यूल से ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, इनॉल फॉर्म में कम हो जाएगा। तो जो इनॉल फॉर्म है जब उसका दूसरे फॉर्म से या दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो जब हम गर्म करेंगे तो ये जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दैट मीन्स इजीली इवेपोरेट हो जाएंगे, या कहें तो जो वॉलेटिलिटी होती है वो इनॉल फॉर्म की ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू कीटो फॉर्म। तो बच्चों ये क्वेश्चन असर्शन रीजन में कई बार पूछा गया है कि जो एथिल एसीटो एसीटेट है ये दो फॉर्म में देखा जाता है, कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म। इसमें ये पाया जाता है कि जो इनॉल फॉर्म है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कंपेयर टू कीटो फॉर्म। किस वजह से, तो उसका आंसर है कि जो इनॉल फॉर्म है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर स्टेबलाइज रहता है। इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, जिस वजह से इनॉल फॉर्म ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, या कहें तो आसानी से वाष्प में बदल जाता है। इसलिए इनॉल फॉर्म की जो वाष्पशीलता है या जो वॉलेटिलिटी होती है वो कीटो फॉर्म से ज़्यादा होती है। तो देखो ये लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से थोड़ा सा देखो, लिखा हुआ है इन दिस कंपाउंड
हाइड्रोजन एटम ऑसिलेट्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। देखो हाइड्रोजन अभी कार्बन से अटैच था, अब हाइड्रोजन किससे अटैच हो गया? ओ से। तो जो हाइड्रोजन एटम है वो कार्बन ऑक्सीजन से ऑसिलेट करता रहता है। लिखा है इनॉल फॉर्म इज मोर वोलेटाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिल एसीटो एसीटेट में जो इनॉल फॉर्म होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिलहाल ये सब एग्जाम्पल हमारे कैटाइनोट्रॉपी के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो कैटाइन का मूवमेंट हो रहा है और टॉटोमर्स बनते हुए हमें दिख रहे हैं। बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O है, इसके बगल वाले कार्बन पर देखो दो दो H मौजूद हैं। अगर ये हाइड्रोजन मूव करके यहाँ चला जाए, ये हाइड्रोजन मूव करके यहाँ से दूसरी जगह चला जाए, तो अपन लोग क्या देखेंगे? अपन लोग क्या देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा? OH और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इस तरह से। इसके बाद अगर यहाँ पर दो H लगे हुए हैं, ये H अगर मूव करके यहाँ चला जाए तो यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पर दो दो H लगे हुए हैं, अगर ये वाला H अपनी जगह से मूव करके यहाँ चला जाए तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस तरह से जब H मूव करेगा तो O बदल जाएगा OH में और एक डबल बॉन्ड जो है वो डेवलप हो जाएगा। इस तरह से ये कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि H का मूवमेंट हो रहा है, और ये जो मूवमेंट है ये कैटाइनोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 6 में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ देखो ये भी एक कंपाउंड है, ये CH2 है यहाँ पर और ये CH3 है। अब बेसिकली हाइड्रोजन तो यहाँ भी हैं और हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, मगर देखो ये जो ग्रुप है एसीटो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है दैट विल बी एक्टिव। ये हाइड्रोजन एक्टिव होगा और यहाँ से जब H का मूवमेंट यहाँ होगा तो आप बताओ यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड इस तरह से, और H का मूवमेंट जब यहाँ हो जाएगा तो ये कहलाएगा इनॉल और ये कहलाएगा कीटो। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है। आप आसानी से देख सकते हो कि ये भी कैटाइनोट्रॉपी का ही एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। ये देखो एसीटोफिनोन, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन में देखो कीटोन ग्रुप तो दिख रहा है, इसके बगल में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है जिस पर 3 H हैं। यहाँ पर भी कार्बन तो है मगर ये H उस अल्फा कार्बन पर नहीं है, ये रिंग के साथ अटैच है। देखो इस तरह से ये हमारे पास रिंग है और इस रिंग से CO CH3 इस तरह से कंपाउंड है। तो यहीं पर H दिख रहे हैं, यहाँ तो H हैं मगर इस वाले कार्बन पर H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो यहीं से मूवमेंट होगा, H यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये कहलाएगा इनॉल फॉर्म, ये कहलाएगा इनॉल फॉर्म एसीटोफिनोन, और ये कहलाएगा कीटो फॉर्म। तो बच्चों आप देख रहे हो कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म आपने अभी 8 एग्जाम्पल्स में देखी। इन 8 एग्जाम्पल में आपने क्या देखा कि कैटाइन मूव कर रहा है, हाइड्रोजन मूव कर रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स कैटाइनोट्रॉपी के ही एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। चलो, तो यहाँ लिखा हुआ है एसीटोफिनोन शोज टॉटोमेरिज्म ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। देखो बच्चों ये हमारे है, इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोफिनोन, इसको कहा जाता है एसीटोफिनोन। और जो बेंजोफिनोन है वो डज नॉट शो टॉटोमेरिज्म। बेंजोफिनोन ये होती है, इसको कहते हैं बेंजोफिनोन। अब आप बताओ बेंजोफिनोन में अगर स्ट्रक्चर कोई बना दे
तब तो आप समझ भी जल्दी से आ जाएगा आपको कि भाई देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर इनॉल फॉर्म नहीं बन पाएगा, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये करेगा। मगर जब हम इसको इस तरह से लिख देते हैं C6H5COCS3 और इसको लिखते हैं C6H5CO C6H5, तो ऐसा लगता है कि इस कीटोन के बगल में ये देखो हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन है, बट एक्चुअली ये हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे नहीं होता है। ये आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझ सकते हो। तो एसीटोफिनोन टॉटोमेरिज्म शो करता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और जो बेंजोफिनोन है उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जिस वजह से ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। ये इस नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने नोट में लिख दी हैं, आइए समझते हैं। केटाइनोट्रॉपी के एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो नोट के माध्यम से यहाँ देख रहे हैं। अब नोट नंबर 2 में जब आप टॉटोमेरिज्म कई किताबों में पढ़ते हो तो देखते हो डायट सिस्टम। देखो बच्चों, 2 सिस्टम चलते हैं, एक चलता है डायट सिस्टम और एक चलता है ट्राइड सिस्टम। डायट सिस्टम का मतलब है कि हाइड्रोजन कार्बन से हटकर 2 नंबर पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे अटैच हो जाए। मतलब मूवमेंट तो हो रहा है हाइड्रोजन का, मगर वो जो मूवमेंट है ये 1 नंबर से 2 नंबर पर मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायड सिस्टम। अगर 1 नंबर से मूवमेंट 3 नंबर पर होगा तो इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बट फिलहाल हम डायड सिस्टम जो टॉटोमेरिज्म का एक पार्ट है उसको समझते हैं। लिखा है इन दिस सिस्टम द हाइड्रोजन और द ग्रुप, हाइड्रोजन के अलावा ग्रुप का भी मूवमेंट हो सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में हम हाइड्रोजन का मूवमेंट देखते हैं, इसलिए उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इन दिस सिस्टम द हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1, एटम नंबर 1 से मूव करता है, माइग्रेट करता है। और एटम नंबर 1 जनरली क्या होता है, कार्बन एटम हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का मूवमेंट जो होता है ये जनरली कार्बन से होता है, और वो उस कार्बन से होता है जिसके पास हाइड्रोजन एक्टिव होता है, दैट मीन्स एक्टिव हाइड्रोजन होता है, मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन होता है। वहां से हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नंबर 2। 1 नंबर से 2 नंबर पर हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है। 1 नंबर जो होता है वो एटम होता है जनरली कार्बन, और वो कार्बन जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और इसका मूवमेंट होता है एटम नंबर 2 पर। और वो जो एटम नंबर 2 होता है वो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब मूवमेंट होता है तो इस तरह से जो टॉटोमर्स बनते हुए दिखते हैं वो डायट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखो, यहाँ लिखा है हाइड्रोजन साइनिक एसिड, और यहाँ लिखा है यहाँ पर देखो H जो है वो कार्बन नंबर 1 पर लगा था, और इसका मूवमेंट हो गया नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन पर मूवमेंट हो गया। तो ये देखो ये एक अलग कंपाउंड है। देखो यहाँ पर मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, उसी को देखो आप यहाँ पर, ये देखो मैंने बताया था, ये कैटाइनोट्रॉपी में ही मैंने बताया था, बट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये कार्बन नंबर 1 है और नाइट्रोजन को 2 नंबर बोला है। तो हाइड्रोजन का मूवमेंट जब 1 से 2 पर होगा, ठीक है, 1 से 2 पर होगा, तो ये डायड सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसको हम हाइड्रोसाइनिक एसिड और आइसोहाइड्रोसाइनिक एसिड नाम देंगे। तो आपको जो साइनिक एसिड है और जो आइसोहाइड्रोसाइनिक एसिड है ये डायड सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर हम H की जगह R का मूवमेंट करा दें तो इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड, और अगर R यहाँ आ गया तो इसको बोलेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ भी देखो ये भी 1 नंबर से मूवमेंट हो रहा है, 2 नंबर पर मूवमेंट हो रहा है, तो ये डायड सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, डायड सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद नोट नंबर 3 बच्चों, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और एक यूनिक केस है। इस यूनिक केस को आप समझिएगा कि जो देखो थोड़ा समझना आप, ये लिखा हुआ है AgNO2, इसको पढ़ते हैं सिल्वर नाइट्रेट, इसको पढ़ते हैं सिल्वर नाइट्राइट। देखो यहाँ से समझना ध्यान से, ये देखो लिखा है सिल्वर नाइट्राइट, एक नाम है सिल्वर नाइट्राइट, इसका नाम है हमारा सिल्वर नाइट्राइट।
देखो ये है हमारा सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर नाइट्राइड में खास बात यह है कि जो सिल्वर है उसका जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ रहता है। जब सिल्वर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसको पढ़ा जाता है सिल्वर नाइट्राइड। ठीक है। और जब हम सिल्वर को मूव कराते हैं, नाइट्रोजन से मूव कराते हैं, तो ये मूवमेंट में सिल्वर जो है वो मूव करके कहाँ जाता है, ऑक्सीजन के पास। इस तरह से मूवमेंट होगा। और अब देखो सिल्वर का जो बॉन्ड है वो किसके साथ कनेक्ट हो गया, ओ के साथ कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन के साथ बन गया। तो सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्राइड इज द ओनली कंपाउंड इन विच टॉटोमेरिज्म इज शोन बाय द माइग्रेशन ऑफ सिल्वर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। तो सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्राइड जो रहता है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, सही कर दे रहा हूँ। देखो ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्राइड ये है। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का मूवमेंट नहीं होता है, सिल्वर का मूवमेंट होता है और एक टॉटोमर्स दूसरे टॉटोमर्स में जो है वो कन्वर्ट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। यहां देखो एक नया सिस्टम है जिसको हमने बताया था अभी, ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम में हमने बताया कि एटम का मूवमेंट होगा, हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा 1 नंबर एटम से 3 नंबर एटम की तरफ, तो उसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। देखो लिखा है इन दिस सिस्टम द एसिडिक हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइड सिस्टम इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जो है वो ट्राइड सिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे, आप देखो ये एग्जाम्पल मैं यहां समझा रहा हूं। CH3 CO CH3, ये बच्चों एसीटोन है, कीटोन है तो कीटो फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, कीटो फॉर्म। अब देखो ये वाला कार्बन है कार्बन नंबर 1, ये वाला है कार्बन नंबर 2 और ऑक्सीजन को मान लिया कार्बन एटम नंबर 3। ये एटम नंबर 3 है, ये एटम नंबर 2 है और ये एटम नंबर 1 है। अब अगर जो हाइड्रोजन है उसका मूवमेंट 1 नंबर से कहां पर हो जाए, 3 नंबर पर, तो आप बताओ क्या बनेगा, CH2 बचेगा, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से आएगा ना। तो देखो ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। तो आप खुद से देखो कि कीटो फॉर्म जब इनॉल फॉर्म में बदलता है तो हाइड्रोजन का मूवमेंट एटम नंबर 1 से 3 पर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। अब ट्राइड सिस्टम का जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब देखो बच्चों होता क्या है कि हमारे पास मान लो कीटोन का सैंपल है, उस सैंपल में थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस अगर हम डाल दें तो हम क्या देखते हैं कि उसी कीटोन में एक दूसरा फॉर्म थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और उनके बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम रहता है। अब कीटोन था, प्योरली कीटोन था, उसमें हमने थोड़ा सा क्या डाल दिया, एसिड या बेस डाल दिया और उस एसिड बेस की प्रेजेंस में थोड़ा सा कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स समझ रहे हो ना, कीटो इनॉल्स के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है। अब उस डायनेमिक इक्विलिब्रियम में 2 फॉर्म है, कीटो भी है और इनॉल भी है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो सामान्य या सिंपल कीटोन होते हैं या सिंपल एल्डिहाइड होते हैं उसमें कीटोन फॉर्म या एल्डिहाइड फॉर्म जो है वो डोमिनेट करता है। इनॉल फॉर्म बहुत कम मिलता है देखने के लिए, बहुत कम मात्रा में इनॉल फॉर्म रहता है। उसका कारण क्या है, आपसे पूछा जाता है कि जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, नाम से ही पता चल रहा है कि एक फॉर्म कीटो होगा और दूसरा फॉर्म इनॉल होगा। तो जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है अगर वो सिंपल कीटोन्स के लिए ऑब्जर्व करी जाए या सिंपल एल्डिहाइडों के लिए ऑब्जर्व करी जाए तो ये देखा गया कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो इनॉल फॉर्म होता है वो बहुत कम मात्रा में देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न है
कि जो कीटो में O और C के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोई भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग से वीक बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होना चाहता है। तो यहाँ देखो, जब कीटो फॉर्म था तो C और O के बीच में बॉन्ड था, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। और जब इनॉल बन गया तो ये डबल बॉन्ड C और O से हट के कहाँ आ गया, C डबल बॉन्ड C के बीच में आ गया। तो जो CO बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू CC बॉन्ड के। इसलिए कोई भी कंपाउंड स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं होना चाहता है, इसलिए कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है इनॉल फॉर्म के ऊपर, सिंपल एल्डिहाइड में, सिंपल कीटोन्स में। बट कुछ परिस्थितियों में हम क्या देखते हैं कि कीटो फॉर्म लेस स्टेबल होता है और इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो वो परिस्थितियाँ कौन सी हैं, वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिसमें कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल। जनरली ऐसा होता है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म, यही सब लिखा हुआ है। तो देखो आप पहले ट्राइड सिस्टम में क्या देखा, इन द सिस्टम द एसिडिक हाइड्रोजन माइग्रेट फ्रॉम एटम नंबर 1 टू एटम नंबर 3। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइड सिस्टम इज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। In a solution containing trace of acid and acid or base, a keto and aldehyde exist as an equilibrium mixture of its isomeric keto and enol form। आपको बताया अगर थोड़ा सा हम ट्रेस के फॉर्म में एसिड या बेस मिला दें तो जो प्योर कीटो था, प्योर एल्डिहाइड था, अब वो अपने इनॉल फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम के रूप में पाया जाएगा। फॉर सिंपल कीटोन्स, जो सरल कीटोन्स होते हैं, एंड एल्डिहाइड्स, द कीटो फॉर्म्स प्रीडोमिनेट्स। कीटो फॉर्म ज़्यादा देखा जाता है, देख भी सकते हो आप, ये कीटो 99.99% है और इनॉल पॉइंट मात्र 0.01% है। ये भी देखो कीटो फॉर्म है 99.98% है, इनॉल बनाया है इसका, ये मात्र 0.2% है। ये भी देखो, ये सिंपल एल्डिहाइड है, 99.99% एल्डिहाइड है और ये उसका इनॉल फॉर्म है। तो इनॉल फॉर्म जनरली कम मात्रा में मिलता है, कीटो फॉर्म या एल्डिहाइडिक फॉर्म ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसका रीज़न क्या है ये मैंने आपको बताया, वही रीज़न देखो यहाँ लिखा हुआ है, नोट नंबर 5 में मैंने लिख दिया है, वाई द कीटो फॉर्म प्रीडोमिनेट्स फॉर सिंपल कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। लिखा है द रीज़न फॉर दिस इज दैट CO डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी दी हुई है, देन CC बॉन्ड जिसकी स्ट्रेंथ है 250 किलो जूल पर मोल। तो आपको मैंने अभी हाल ही बताया कि ये जो C डबल बॉन्ड O है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है और C डबल बॉन्ड C है इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, इसलिए कीटो फॉर्म प्रीडोमिनेट होते हैं इनॉल फॉर्म के ऊपर। ये यहाँ इस नोट में लिखा हुआ है, इस नोट को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और नोट देखते हैं। इस नोट में लिखा हुआ है सम इनॉल्स आर मोर स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। मैंने बताया कुछ जगहों पर कीटो कम स्टेबल होते हैं, इनॉल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड देखो, ये फिनॉल लिखा हुआ है बेसिकली, इस फिनॉल में देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH है, तो फिनॉल एक तरह का इनॉल ही तो है। अब अगर इस फिनॉल को हम इसके कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखो इस तरह से हो सकता है ना, यहाँ का जो H है वो उसकी ओरिजिनल जगह पर भेज दो, तो देखो ये कीटो फॉर्म आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ज़रूरी नहीं है यहाँ वाले H को मूवमेंट करो, आप इस फॉर्म को भी बना सकते हो, ये भी देखो कीटो फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म है, और ये इनॉल फॉर्म है। अब इस इनॉल फॉर्म में देखो आप बेंजीन रिंग बन गई, एरोमेटिक कैरेक्टर है और एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होते हैं। तो इस केस में अगर हम देखें तो इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। तो देखो लिखा हुआ है फिनॉल इज फॉर्मली एन इनॉल, फिनॉल एक इनॉल ही है, बट द इनॉल फॉर्म ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल देन इट्स टू कीटो टॉटोमर्स बिकॉज फिनॉल इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक गुण की वजह से इनॉल ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, ठीक है। वहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्टेबिलिटी किस वजह से आ रही है, एरोमेटिक गुण की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा
कीटो फॉर्म के कंपैरिजन में। यहां देखो, द इनॉल फॉर्म ऑफ बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, तो देखो बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स एक लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कीटो फॉर्म है और यही H अगर यहाँ मूव कर जाए तो ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। ये कीटो है, ये इनॉल फॉर्म है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि इनॉल फॉर्म देखो 92% है, कीटो फॉर्म कम मिल रहा है और इनॉल फॉर्म ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ एक फैक्टर काम करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और फैक्टर काम करता है डबल सिंगल डबल। ये देखो रिजोनेंस की स्थिति बन रही है, रिजोनेंस की कंडीशन बन रही है और साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है इनॉल में, इसलिए इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, यहाँ तो ना तो रिजोनेंस की कंडीशन बन रही है और ना यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है कीटोन में, इसलिए जो बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उसमें कीटोन या कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है? इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है। तो लिखा है द इनॉल फॉर्म ऑफ बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑल्सो रिलेटिवली मोर स्टेबल। अब क्यों होते हैं उसका रीज़न लिख भी दिया है, देखो यहाँ पर लिखा है वाई द इनॉल ऑफ बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑल्सो रिलेटिवली मोर स्टेबल। देयर आर टू रीजन्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ दीज इनॉल्स। पहला रीज़न क्या है? पढ़ के देखो। द फर्स्ट इज दैट दे आर कॉन्जुगेटेड बट देयर पेरेंट कंपाउंड्स आर नॉट। जो इनॉल फॉर्म बनता है उसमें कॉन्जुगेशन होता है, डबल सिंगल डबल होता है, और इसके जो पेरेंट कंपाउंड मतलब जो कीटो फॉर्म है उसमें कॉन्जुगेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, जिस वजह से ये स्टेबल होता है इनॉल। दूसरा लिखा हुआ है द सेकेंड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इनॉल फॉर्म है उसमें क्या बनता हुआ दिखता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन ईच ऑफ दीज इनॉल्स, ठीक है। दिस प्रोवाइड्स अनदर सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्डिंग एंड हैंस इंक्रीज्ड स्टेबलाइजेशन। तो दो वजह हैं, एक तो कॉन्जुगेशन देखने के लिए मिलता है इनॉल में और हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलता है इनॉल में। तो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी वजह से 7 किलो जूल प्रति मोल स्टेबिलिटी आती है और रिजोनेंस की वजह से 15 किलो कैलोरी प्रति मोल स्टेबिलिटी आती है। दस द इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म बाई, दोनों को जोड़ देंगे तो 22 किलो कैलोरी पर मोल इन 1,3 डाई कीटोन्स या बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो बच्चों यहाँ आपने क्या देखा कि जो बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो कीटो और इनॉल दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, मगर उसमें इनॉल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू कीटो फॉर्म। उसकी वजह दो हैं कि इनॉल फॉर्म में एक तो रिजोनेंस देखने के लिए मिलता है और दूसरा उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। देखते हैं नेक्स्ट, ये वही है, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। देखो डबल सिंगल सिंगल डबल, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। जैसे इनॉल बनाया तो देखो डबल सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरा अगर हम देखें तो उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। अब एक और है नाइट्रो और एसी नाइट्रो सिस्टम। देखो नाइट्रो और एसी नाइट्रो सिस्टम में देखो यहाँ पर 1 2 3, अगर यहाँ हाइड्रोजन एक नंबर का हाइड्रोजन यहाँ से मूव हो जाए और कहाँ जाए? सीधा 3 नंबर पर, तो ये ट्राइड सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। ट्राइड सिस्टम का एक एग्जाम्पल तो था कीटो इनॉल, ट्राइड का एक दूसरा एग्जाम्पल है नाइट्रो और एसी नाइट्रो सिस्टम। नाइट्रो कब होगा? जब एन के साथ बॉन्ड बना होगा तो नाइट्रो हो जाएगा, और एसी नाइट्रो जिसको आप एल्डोक्सिम भी कहते हो, ठीक है, तो ये आपका ऑक्सिम टाइप का फॉर्म नहीं, इसको कहेंगे अगर एच का मूवमेंट कराएंगे तो इसको क्या कहेंगे? एसी नाइट्रो। देखो लिखा है इन द सिस्टम वन टॉटोमर एग्जिस्ट इन नाइट्रो एल्केन वाइल द अदर टॉटोमर्स एग्जिस्ट इन एसी नाइट्रो। तो नाइट्रो और एसी नाइट्रो जो है वो ट्राइड सिस्टम का एक अनदर एग्जाम्पल है। कीटो इनॉल एक एग्जाम्पल था ट्राइड का, और नाइट्रो एसी नाइट्रो भी ट्राइड सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
नाइट्रो और आइसोनाइट्रो सिस्टम। आपको पता है नाइट्रोसो और आइसोनाइट्रोसो, नाइट्रोसो है यहाँ गलत लिखा हुआ है, आइसोनाइट्रोसो लिखना चाहिए, नाइट्रोसो एंड आइसोनाइट्रोसो सिस्टम। तो बच्चों देखो ये NO को बोला जाता है नाइट्रोसो, और अगर यहाँ का जो H है जो कि 1 2 3, अगर यहाँ से मूव करके हम ऊपर भेज दें तो ये बन जाएगा ऑक्सिम टाइप कंपाउंड, ये ऑक्सिम टाइप कंपाउंड बन जाएगा और इसको बोलेंगे आइसोनाइट्रोसो। तो नाइट्रोसो और आइसोनाइट्रोसो जो टॉटोमर्स हैं वो भी ट्राइड सिस्टम के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और एक आध और होगा, इसको देखते हैं। इमाइन और इनामाइन सिस्टम। इमाइन, ये NH को बोला जाता है इमाइन, NH को बोला जाता है इमाइन, और इमाइन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है तो इसको बोलते हैं इमाइन। अब आप खुद से देखो कि अगर हम 1 2 3, अगर यहाँ 1 नंबर का हाइड्रोजन मूव करा दें 3 नंबर पर, तो आप बताओ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इसको बोलेंगे ईन। और NH2 को बोलते हैं एमाइन। ईन पर जब एमाइन आएगा तो इसको बोलेंगे इनामाइन। तो इमाइन और जो इनामाइन है ये भी टॉटोमर्स हैं और ये ट्राइड सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, एक और है सीडोट्रोपिज्म। सीडोट्रोपिज्म का मतलब है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में कीटो इनॉल में कन्वर्ट होता रहता है और इनॉल कीटो में कन्वर्ट होता रहता है, मगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एक ही फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं, उसका दूसरा फॉर्म अनस्टेबल होता है, नहीं पाया जाता है, और जब ऐसा कुछ होता है तब इस घटना को हम क्या बोलते हैं, सीडोट्रोपिज्म। इसमें लिखा है दिस टर्म इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ 2 और मोर टॉटोमेरिक फॉर्म्स बट एक्चुअली 1 फॉर्म एग्जिस्ट। पॉसिबिलिटी तो दिखती है कि इसका बनना चाहिए टॉटोमर्स, मगर बनता नहीं है, वो एक ही फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं सीडोट्रोपिज्म। ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये जो कंपाउंड है ये कीटो फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये कीटो फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये जब भी मिलेगा इनॉल के फॉर्म में मिलेगा और इसका इनॉलिक फॉर्म इस तरह बनेगा। तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉलिक फॉर्म है। कीटो फॉर्म में ये पाया नहीं जाता है, ये केवल और केवल किस फॉर्म में मिलता है, इनॉलिक फॉर्म में। उसी तरह से ये जो कंपाउंड है इसमें कीटो फॉर्म देखने के लिए मिलता है, कीटो फॉर्म देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसका इनॉलिक फॉर्म बना दें तो इनॉलिक फॉर्म इस तरह बनेगा, और ये कंपाउंड प्रकृति में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक होता है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ये कंपाउंड्स इनॉलिक फॉर्म में नहीं मिलता है, केवल कीटोनिक फॉर्म में मिलता है। तो जब पॉसिबिलिटी तो है बनने की, मगर वो एक ही फॉर्म में पाया जाए, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, सीडोट्रोपिज्म इसको बोला जाता है। और हमें लगता है कि जितना कुछ भी टॉटोमेरिज्म में था वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। तो बच्चों इसमें किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत हो, टॉटोमेरिज्म तक कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं। आगे टॉपिक पर हम बात करें उसके लिए मैं अभी जस्ट शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आइसोमेरिज्म थी, उस आइसोमेरिज्म में हमने चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म ये सब पढ़ लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। अब बच्चों हम लोगों को पढ़ना किसके बारे में है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं त्रिविम समावयवता के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों त्रिविम समावयवता के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहीं देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके बात कर रहे हैं। बच्चों चूँकि हमारे पास सीमित समय है तो मैं बहुत डिटेल में हर पार्ट को कवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमें ख़त्म भी करना है और क्वेश्चंस भी कराने का मैं प्लान कर रहा हूँ। तो एक कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में, त्रिविम समावयवता के बारे में बात करते हैं। लैंग्वेज आप सुन लीजिए, एज सच लिखा हुआ तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि स्लाइड्स इतनी ज़्यादा मैंने रेडी नहीं कर पाई है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में आप ऐसा समझिए कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होता है। ध्यान से समझना,
मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, जो त्रिविम आकाश में जो विन्यास होता है वो अलग अलग है, या फिर उनका जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार है, समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो व्यवहार है, बिहेवियर्स है, वो अगर अलग अलग होता है तो हम ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। द कंपाउंड विच हैज सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला but have different spatial arrangement or different behavior towards plane polarized light are called stereoisomers and the phenomena is known as stereoisomerism। अब कहोगे सर ये स्पेशल अरेंजमेंट क्या होता है, सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इसके बारे में आप बताइए। बता रहे हैं, इसके बारे में हम इसी लेक्चर में बात करेंगे, बट पहले थोड़ा सा हमें शुरुआती चीज़ें सीखनी होंगी। जैसे अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला था, इसमें मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम था और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग था। यहाँ मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट यहाँ गड़बड़ है। यहाँ दिक्कत किस वजह से आ रही है, या तो स्पेशियल अरेंजमेंट अलग है या फिर प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति व्यवहार अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियोमेरिज्म। अब जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होती है, उसमें बेसिकली हम लोगों को यही पढ़ना होता है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल, दूसरा ऑप्टिकल, और एक इसी से मिलता जुलता नाम है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में क्या डिफरेंस है, इसको आप ऐसा समझो। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसको हमने दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो कन्वर्जन है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में जो कन्वर्ट हुआ, उस कन्वर्जन को थोड़ा सा नोटिस करो और सोचो कि क्या ये कन्वर्जन बॉन्ड ब्रेकिंग से पॉसिबल है या विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक होने के कारण बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल। दो रूपों में पाया जाता है, एक फॉर्म और बॉन्ड टूट के दूसरे फॉर्म में, दो रूपों में ये पाया जाएगा। आपने नाम सुना होगा डी और एल, आपने नाम सुना होगा एस और आर, आपने नाम सुना होगा ई और जेड, आपने नाम सुना होगा सिस और ट्रांस। ये सब जो है दो रूपों में पाए जाते हैं, मतलब एक ही कंपाउंड दो रूपों में पाया जाएगा, और वो जो दो रूप हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट कब होंगे, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म। और अगर एक ही रूप दूसरे रूप में बिना बॉन्ड ब्रेकिंग से कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है उसमें नाम आपने सुना होगा एंटी, गॉच, एक्लिप्स्ड, नाम सुना होगा फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है, स्टैगर्ड, स्क्यू, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये नाम किस में आते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म में आते हैं। ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आप बताओ बच्चों, हमने आपसे बोला C4H8, ये फॉर्मूला किसका है, आपने तुरंत कह दिया सर ये तो फॉर्मूला है CnH2n का, और CnH2n फॉर्मूला किसका होता है, एल्कीन का। किसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का। हमने कहा चलो एल्कीन बना के दिखाओ, कौन सी बनेगी तो किसी बच्चे ने कहा सर ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम हो गया ब्यूट 1इन। किसी दूसरे बच्चे ने बोला कि नहीं सर ये भी तो बना सकते हैं, देखो ये बना दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम क्या रख दिया, इसको बोलेंगे ब्यूट 2इन। तो देखो बच्चों, एक बन गया ब्यूट 1इन, एक बन गया ब्यूट 2इन। तो आप खुद से देखो इन दोनों के मॉलिकुलर फॉर्मूले सेम है, बट यहाँ स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन एक नंबर पर है तो ब्यूट 1इन, यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 नंबर पर है तो ब्यूट 2इन। तो यहाँ दिख रहा है कि पोजीशन चेंज हो रही है, सो दीज आर पोजिशनल आइसोमर्स, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, पोजिशनल आइसोमर्स। मगर जब हम ब्यूट 2इन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें
अगर हम ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो देखो, हम एक स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं ये वाला CH3 C CH3 H H, एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये वाला, और दूसरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ये वाला। देखो, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में समानता है क्या? कहोगे नहीं सर, यहाँ पर जो CH3 है और जो CH3 है वो सेम साइड है, तो इसको अपन लोगों ने कह दिया सिस ब्यूटीन, इसका नाम हो गया सिस ब्यूटीन। और यहाँ पर जो CH3 है और जो CH3 है वो अपोजिट साइड है, इसको बोल दिया ट्रांस ब्यूटीन। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8, इन दोनों में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है ब्यूटीन, मगर अंतर किस बात का है? अंतर है ग्रुप का। एक बार दोनों ग्रुप सेम साइड है, एक बार दोनों ग्रुप अपोजिट साइड हैं, तो सिस का बिहेवियर अलग होगा, सिस के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, और ट्रांस की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी? अलग होंगी। तो बिहेवियर्स में अंतर आएगा, मगर वो अंतर किस वजह से आ रहा है? स्पेशियल अरेंजमेंट के डिफरेंस की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम है, बट इनका स्पेशियल अरेंजमेंट, जो त्रिविम आकाश में जो विन्यास है वो अलग अलग है। तो इसको हम कहेंगे कि इनके बिहेवियर्स भी अलग होंगे, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिलेगा, और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्टीरियोमर्स, और इस फिनोमेना को बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, या तो स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट भी हमें ठीक ठाक दिखते हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, मगर अंतर किस बात का रहता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति व्यवहार अलग अलग होता है, तो भी हम उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो केवल स्पेशियल अरेंजमेंट नहीं देखना है, स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ साथ हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति जो व्यवहार है, या जो बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, हम उसको भी नोटिस करेंगे। तो अगर हम आपसे पूछें कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है, तो अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। द कंपाउंड विच हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट हैव ईदर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट और हैव different behavior towards plane polarized light are called stereomers, and this phenomena is known as stereoisomerism. अब जो stereoisomerism है उसको हमने तुरंत दो भागों में बांटा, एक कॉन्फ़िगरेशनल और एक कन्फॉर्मेशनल। अब आप खुद से सोचो, अगर हम कहें कि इस CH3 को यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, तो आप कहोगे सर ये वाला बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तब ये CH3 यहाँ लगेगा, तब ये CH3 यहाँ H यहाँ लगेगा। तो आप बताओ, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? बॉन्ड तोड़ने की वजह से। बॉन्ड तोड़े बिना, बॉन्ड जोड़े बिना एक फॉर्म अगर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ना हो पाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर सिस ट्रांस, इसी तरह से RS DL। तो जब कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग का मतलब है एक रूप दूसरे रूप में तभी बदल सकता है जब एक आध बॉन्ड टूटे और नया बॉन्ड बने। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के साथ अगर एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखता है, तब हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हैं। और अगर बॉन्ड ब्रेक ना हो, केवल एक ही रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होता जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हमने लिखा C4H10, आपने कहा ये किसका फॉर्मूला है? तो हमने कह दिया ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है। आप बच्चों सबको पता है कि ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये चार कार्बन। अब हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो ब्यूटेन है वो बेसिकली ईथेन से बनती है। ईथेन में कितने कार्बन होते हैं? दो। तो देखो, एक कार्बन को हमने डॉट से दिखाया, इस वाले कार्बन को मान लो हमने किससे दिखा दिया? डॉट से। अब इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? क्योंकि दो तो H जुड़े हुए हैं, एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो देखो, एक H जुड़ा हुआ है,
एक H जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, जुड़ गया। अब कहोगे ये बगल वाला कार्बन, ये एक कार्बन हमने बना दिया। अब इसकी जो बगल वाला कार्बन है इसको हमने बना दिया गोले से। ये देखो, ये उसके बगल वाला कार्बन है, इसको हमने बनाया किससे? बड़े सर्कल से बना दिया, बड़े गोले से बना दिया। अब इस कार्बन से कौन अटैच है? 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, एक CH3 अटैच है। तो एक CH3 अटैच है, ये हाइड्रोजन अटैच है और ये हाइड्रोजन अटैच है। बच्चों इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। मैं अभी एक एक करके बात करूंगा, मैं कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल को काफ़ी विस्तार से बताऊंगा, मगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम हमें आइडिया तो हो जाए कि क्या कॉन्फ़िगरेशनल है, क्या कॉन्फॉर्मेशनल है। तो आप बताओ, इसमें CH3 और CH3 एक दूसरे से विपरीत है, ऑपोजिट पोजीशन पे है, तो इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म ऑफ ब्यूटेन, एंटी फॉर्म। अब खुद से सोचो, ये हमारे पास एक कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है। ये हमारे पास दूसरा कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक CH3 है। अब आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन होता है तो अभी CH3 अपोजिट है, थोड़ी देर बाद रोटेशन के बाद वो आमने सामने आ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ा, बॉन्ड में अपने आप मूवमेंट होने की वजह से एक रूप दूसरे रूप में बदल गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कन्फॉर्मर्स बनेंगे, और इस तरह की आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में अंतर होता है। क्या अंतर है मैंने आपको बताया। जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होती है उसमें जो कॉन्फ़िगरेशंस बनते हैं, उन कॉन्फ़िगरेशन का बनना तभी पॉसिबल होता है जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो, न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो, तभी वो एक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में बदलेगा। और ऐसी आइसोमेरिज्म को हम लोग किसके अंतर्गत डालेंगे? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म में हमें ज्योमेट्रिकल भी पढ़नी है और ऑप्टिकल भी पढ़नी है। और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बिना बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद एक कंपाउंड दूसरे में बदलता है, दूसरा तीसरे में बदलता है, बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होता है, केवल रोटेशन की वजह से एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में बदलता हुआ दिखता है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम कन्फॉर्मर्स कहेंगे। कन्फॉर्मर्स 2 नहीं होते, कन्फॉर्मर्स इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। और इस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे? कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का थोड़ा बहुत ब्रीफ था और कॉन्फ़िगरेशनल का था। अब कॉन्फ़िगरेशनल में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद हमें बात करनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप यहीं पे देख सकते हो, द कंपाउंड विच हैज़ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, दैट्स इट। इसमें प्लेन पोलराइज लाइट की जरूरत नहीं है। द कंपाउंड विच हैज़ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, and because of this they have different physical as well as chemical behavior, and these compounds are known as geometrical isomers, and this phenomena is known as geometrical isomerism। जब किसी कंपाउंड्स का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, उसका त्रिविम आकाश में विन्यास अलग अलग हो, जिसकी वजह से उसके भौतिक रासायनिक गुणों में भिन्नता देखी जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2-3 तरह के नॉमेनक्लेचर्स की ज़रूरत देखने के लिए मिलती है। एक नाम सुना होगा सिस ट्रांस, एक नाम सुना होगा EZ, एक नाम सुना होगा सिन एंटी। ये सिन एंटी, EZ, सिस ट्रांस, ये नॉमेनक्लेचर है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बताने के कि कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है, कौन सा सिन है, कौन सा एंटी है, कौन सा E है, कौन सा Z है। तो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और ये सारी बातें किसके अंतर्गत आने वाली हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आने वाली हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आखिर क्यों डेवलप होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों देखने के लिए मिलती है? उसका रीज़न होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और फ्री रोटेशन। ध्यान से समझना, जैसे समझो 2 मिनट के लिए, एक हमारे पास एक डंडा है, इस डंडे से हमने 2 पाइप बांध दिए, एक पाइप ये बांध दिया, एक पाइप ये बांध दिया। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर ये मूवमेंट करने के लिए फ्री है, ऐसा समझो, एक समझना, एक पाइप है, एक पहिया बांध दिया और एक और पहिया बांध दिया। अब एक पहिए को घुमा रहे हो तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे को घुमा रहे हो तो पहले पे फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, इसको बोलते हैं
फ्री रोटेशन, इसका रोटेशन हो रहा है तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसका रोटेशन हो रहा है तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन जब भी होता है तो क्या बनते हैं, कन्फॉर्मर्स बनते हैं, और इस आइसोमेरिज्म को बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब हमने क्या काम किया, ये जो पहिया घूम रहा था, या ये जो पहिया घूम रहा था, इन पहिए के बीच में एक रस्सी बांध दी। अब रस्सी बांधने से क्या होगा, दोनों पहिए बंध गए। अब अगर हम एक पहिया घुमाएंगे तो दूसरा पहिया अपने आप घूमेगा। मीनिंग समझ रहे हो ना, कि घुमाएंगे एक मगर घूमेगा वो भी। तो इसको हम बोलते हैं कि पहले जो रोटेशन फ्री था, अब हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, अब हमने उस रोटेशन को फ्रीज कर दिया, फ्रोजन रोटेशन कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कर दिया। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो ग्रुप ऊपर होंगे वो पूरे घूमने के दौरान हमेशा कहाँ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, और जो ग्रुप नीचे थे वो पूरे घूमने के दौरान हमेशा कहाँ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जैसे CH3 अगर ऊपर है, एक तरफ है, तो इसको चाहे जैसा घुमा लो, ये CH3 एक ही तरफ रहेंगे, फिर चाहे वो ऊपर की तरफ रहे या नीचे की तरफ रहें, दोनों CH3 एक तरफ रहेंगे। ये अलग तरह का बिहेवियर शो करेगा। और अगर हमारा इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया, तो अगर CH3 अपोजिट है तो पूरे रोटेशन के दौरान ये अपोजिट ही रहेंगे, फिर चाहे ये ऊपर हो ये नीचे हो, या फिर ये ऊपर हो या ये नीचे हो, मतलब अपोजिट हैं तो अपोजिट ही रहेंगे। तो इसके बिहेवियर्स अलग आएंगे, इसके बिहेवियर्स अलग आएंगे। तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ध्यान से समझना, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या ड्यू टू फ्रोजन रोटेशन। अब वो फ्रोजन रोटेशन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किस वजह से आता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड से, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड से, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड से, या रिंग की वजह से, या बाईफेनल्स टाइप के कंपाउंड्स में हम क्या देखते हैं कि अगर रिस्ट्रिक्शंस आ गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डेवलप हो गया, तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डेवलप होने की वजह से जो कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स देखने के लिए मिलते हैं जिनके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होते हैं, तो उनके बिहेवियर्स भी अलग अलग होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का हमने एक हल्का सा ब्रीफ यहाँ पर किया है। स्टीरियो आइसोमरिज्म का जो ओवरऑल डिस्कशन है, ये हमने थोड़ा थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करी है। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को मैंने यहाँ शो किया हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, या जिसको जनरली सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के नाम से भी जानते हैं, बट सिस ट्रांस हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है हम बात करेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में क्या लिखा है, द आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन रोटेशन। बच्चों, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या फ्रोजन रोटेशन मैंने आपको अभी हाल सिखाया है कि अगर मूवमेंट करना फ्री रहे, सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन होता है। जब भी बॉन्ड सिंगल होता है तो फ्री रोटेशन देखने के लिए मिलता है। यदि बॉन्ड डबल हो जाए तो फिर रोटेशन में जो बॉन्ड ऊपर हैं वो ऊपर ही रहेंगे, जो ग्रुप ऊपर हैं वो ऊपर ही रहेंगे। ऊपर ही रहेंगे का मतलब एक ही साथ रहेंगे, फिर वो किसी भी दिशा में रहें वो एक साथ रहेंगे। अगर फ्री रोटेशन होता तो अभी ग्रुप ऊपर है, थोड़ी देर बाद घूम जाता, तो ऐसे रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रोजन रोटेशन। तो द आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और फ्रोजन रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल इज नोन एज ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर्स। ठीक है, द रोटेशन ईदर अबाउट अ डबल बॉन्ड और अ सिंगल बॉन्ड इनकॉर्पोरेटेड इन अ रिंग। या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर बॉन्ड तो सिंगल दिखेगा मगर वो रिंग के साथ रहेगा, मतलब वो बॉन्ड रिंग का बॉन्ड रहेगा। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में सिस ट्रांस देखने के लिए मिलता है, और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में सिस ट्रांस या कहें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऑल्सो देयर मे बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। कभी कभी एक स्पेशल केस भी होता है, वो स्पेशल केस किस में होता है, बाईफेनल्स के केस में। बाईफेनल्स क्या होते हैं, जिसमें दो
बेंजीन रिंग आपस में अटैच होती हैं तो उसको हम बोलते हैं बाईफेनिल्स। अब बाईफेनिल्स में जो ऑर्थो पोजीशन है या जो पैरा पोजीशंस हैं, इन पर हम बड़े बड़े ग्रुप लगा देते हैं और ग्रुप लगाने की वजह से उनके बीच में, ग्रुप्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन ऐसी एडजस्ट हो जाती है कि वो मिनिमम रिपल्शन अचीव करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो कई तरह के कन्फॉर्मर्स बनाते हैं, जिस वजह से भी यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है। बट अभी हाल फिलहाल में आप दो चीज़ें दिमाग में रखो, या तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन का मतलब है डबल बॉन्ड की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा, या फिर रिंग की वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डेवलप होगा और इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या जिसको हम सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं वो डेवलप होते हुए दिखेंगे, और ऐसी आइसोमरिज्म को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखो लिखा हुआ है, ऑल्सो देयर में बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। फॉर एग्जाम्पल्स, बाईफेनिल्स compounds having restricted rotation about a bond exhibit geometrical isomerism if they are suitable substituted। तो बच्चों बाईफेनिल्स के बारे में मैं जब आपको बताऊंगा तब आप सीख लीजिएगा। अभी आप केवल इतना समझ लो कि अगर डबल बॉन्ड है हमारे कंपाउंड में, अगर हमारे कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, तो वहाँ पर सिस ट्रांस या कहें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब पॉसिबिलिटी कब दिखेगी कब नहीं दिखेगी, इन सब पे हमें बात करनी है। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारे कंपाउंड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने के लिए मिलता है तब वहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलती है। अब वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड विच मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। जिसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलती है वो कंपाउंड्स तीन तरह से बांट दिए हैं। पहला है कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, चाहे तो सी डबल बॉन्ड सी हो, या तो सी डबल बॉन्ड एन हो, या एन डबल बॉन्ड एन हो। इन्हीं कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलेगी। ध्यान से समझना, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन, बस यही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलेगी। दूसरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है कंपाउंड्स कंटेनिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वो साइक्लिक होमोसाइक्लिक हो सकती है, हेट्रोसाइक्लिक हो सकती है, आपस में रिंग जुड़ी हुई हो सकती हैं, और कुछ और भी तरह का रिंग सिस्टम देखने के लिए मिल सकता है। साइक्लिक कंपाउंड्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिल सकती हैं। और तीसरा है कंपाउंड्स हैविंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये वाला जो तीसरा केस है ये बेसिकली बाईफेनिल्स का केस है। बाईफेनिल्स में बॉन्ड तो होता है सिंगल, और सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन कर सकता है, मगर फिर भी वो फ्री रोटेशन ना करके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करता है, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे केस में भी सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी वहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या फ्रोजन रोटेशन देखने के लिए मिलता है, और वहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती हुई दिखती है। तो ये तीन कैटेगरी हैं, या तो कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, या एन डबल बॉन्ड एन हो, या फिर कंपाउंड में साइक्लिक रिंग हो, या फिर हमारे कंपाउंड में बॉन्ड तो सिंगल हो मगर वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उस सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन डिस्टर्ब होता हुआ दिखे, तो ऐसे कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। ये याद रखना, ठीक है। नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रिपली बॉन्डेड। जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ऐसा लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो वहाँ भी है, मगर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ सिलिंड्रिकल सिमेट्री होती है, या कहें तो रेखीय उसकी ज्यामिति होती है। ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं में सिलिंड्रिकल सिमेट्री रहती है, और रेखीय ज्यामिति की वजह से उसमें किसी भी प्रकार की आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलती है। तो याद रखिएगा, नो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम ट्रिपली बॉन्डेड tetravalent or trivalent atom because such system display cylindrical symmetry। तो cylindrical symmetry की वजह से उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलती है। मीन्स एल्काइनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलती है।
क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उसमें सिलिंड्रिकल सिमेट्री पाई जाती है। अब देखो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कंडीशन कब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी? तो उसका मैंने रीजन आपको बताया कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड के बाद कार्बन से जो दो ग्रुप हैं, जैसे समझो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन से जो ग्रुप लगे हुए हैं ए और बी, ये अलग अलग होना चाहिए। ग्रुप कैसे होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। ये ए है तो ये बी होना चाहिए। ये ग्रुप कैसे हैं? अलग अलग होने चाहिए। दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ए ये भी है और ये भी, यहां पर क्या लिख दिया? ए लिख दिया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगी। मतलब डबल बॉन्ड जो होगा, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो ग्रुप अटैच हैं, रिमेनिंग टू ग्रुप्स जो अटैच हैं, बोथ शुड बी डिफरेंट, उनको डिफरेंट होना चाहिए, तब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो देखने के लिए मिलेगी। देखो लिखा हुआ है अ कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ इट फुलफिल्स द फॉलोइंग टू कंडीशंस। दो कंडीशंस अगर वो फुलफिल करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए मिलेगी। नंबर 1, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और फ्रोजन रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब तो यही हुआ। दूसरा क्या है? बोथ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन अबाउट विच रोटेशन इज फ्रोजन शुड बी डिफरेंट। आपको मैंने बताया कि जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उस कार्बन से जो दो ग्रुप बचे हुए लगे हुए हैं वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। इसको अपन लोग इसके एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, समझ में खुद ही आ जाएंगे आपको। जैसे ये देखो, ये है ब्यूटूइन, ठीक है। ब्यूटूइन में देखो, इस कार्बन से एक लगा हुआ है H और एक लगा हुआ है CH3, तो इस कार्बन से दो ग्रुप अलग अलग हैं। इस वाले कार्बन से एक H है, एक CH3 है, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये जो आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी तरह से यहाँ देखो, इस वाले कार्बन से एक ग्रुप है H, एक ग्रुप है C6H5। इस वाले कार्बन से एक ग्रुप है H, एक ग्रुप है COOH। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। यहाँ पर देखो, इस वाले कार्बन से एक ग्रुप है C6H5 और एक ग्रुप है CH3, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। और इस वाले कार्बन से एक ग्रुप है H और एक ग्रुप है D, ये भी अलग अलग है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगी? शो होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ देखने के लिए मिलेगी। ये एल्कीन्स का केस हमने बना के दिखा दिया। अब साइक्लोएल्केन के केस में देखो, साइक्लोएल्केन में देखो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड, मगर ये सिंगल बॉन्ड कौन सा सिंगल है? रिंग वाला सिंगल बॉन्ड है। मतलब इसमें रिंग भी है, रिंग की वजह से ये है तो सिंगल, मगर रोटेशन फ्री नहीं हो पाएगा। इससे एक ग्रुप देखो क्या लगा है? CH3, और एक ग्रुप क्या लगा है? H। तो बोथ ग्रुप आर डिफरेंट। यहाँ देखो, इस वाले कार्बन से एक ग्रुप लगा है CH3, एक ग्रुप लगा है H, बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ देखो, एक तरफ लगा है CH3, एक तरफ लगा है H, एक तरफ लगा है H, एक तरफ लगा है D, और सिंगल बॉन्ड भले है मगर ये रिंग वाला सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी रोटेशन कैसा होगा? रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला बॉन्ड भी है, और उस बॉन्ड से जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे हैं? अलग अलग टाइप के हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ देखो, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एक तरफ Br है, एक तरफ CH3, अलग अलग ग्रुप हैं। इधर पर एक तरफ OH है, एक तरफ H है, अलग अलग ग्रुप हैं। तो जब ग्रुप अलग अलग होंगे और बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड होगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या करेगा? शो करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द एबव कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो यहाँ देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मगर एक तरफ H है और एक तरफ फिर क्या है? H है। तो देखो ये ग्रुप कैसे होगा? सेम। ये ग्रुप कैसे होगा? सेम। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। यहाँ देखो, सिंगल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मगर एक तरफ कौन है? CH3, और एक तरफ फिर क्या है? CH3। तो बोथ ग्रुप आर सेम, ये ग्रुप सेम है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। यहाँ देखो, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ एक तरफ है Br, एक तरफ फिर से है Br, ये ग्रुप सेम है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। इस तरह से आपने क्या देखा कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, और जिस कार्बन के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, उस कार्बन से जो दो ग्रुप हैं
वो डिफरेंट होना चाहिए, तब वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। ऐसा केस आपका एल्कीन में देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा केस आपका साइक्लो एल्केन में देखने के लिए मिल सकता है। कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा ये मैंने आपको स्पष्ट करके दिखा दिया है। अब एक तीसरा केस है ऑक्सिम्स का। ऑक्सिम में देखो, ये देखो C डबल बॉन्ड N, ये देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब एक ग्रुप कौन सा है H और एक तरफ कौन है CH3, बोथ ग्रुप आर डिफरेंट, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। यहां देखो C डबल बॉन्ड N, अब इसमें एक तरफ लगा हुआ है H और एक तरफ लगा है C6H5, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यहां देखो C डबल बॉन्ड N है, एक तरफ ग्रुप लगा है C6H5, एक तरफ ग्रुप लगा है CH3, वो दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो लिखा है द अबव कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करेंगे। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स और हैं, इनको देखो। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड N जरूर है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, मगर ये ग्रुप कौन है CH3, ये ग्रुप भी कौन है CH3, दोनों ग्रुप कैसे हैं सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहाँ देखो H और H है, शो नहीं करेगा। यहाँ पर देखो C6H5 और C6H5 है, ये शो नहीं करेगा। मतलब केवल डबल बॉन्ड होना पर्याप्त नहीं है, उस कार्बन से जो जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, उस कार्बन से जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तब जाकर के वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। लिखा है द अबव कंपाउंड्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। ये इन एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से बनेंगे उसको बताना चाह रहे हैं। देखो पहले आप कंडीशन याद रखो, ABC CAB। देखो इस कार्बन से दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो डबल बॉन्ड तो लगा ही दिया, यहां से दो ग्रुप लगे हैं AB, और यही वाले ग्रुप लगे हुए हैं फिर से A और B। तो इस वाले कार्बन के दोनों ग्रुप या तो कॉमन है, ये ग्रुप यहां और यही ग्रुप यहां, या फिर एटलीस्ट एक ग्रुप कॉमन है। ठीक है, एक ग्रुप कॉमन है तो कैसे बनेगा AB डबल बॉन्ड AD। तो देखो कम से कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए, ध्यान से समझना। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन से जो दो ग्रुप लगे हुए हैं और इस वाले कार्बन से जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, या तो वो दोनों ग्रुप कॉमन हो, जो इधर है वही इधर है, या फिर कम से कम एक ग्रुप कॉमन हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने के लिए मिलेगी, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखने के लिए मिलेगी। सिस ट्रांस के लिए कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है उस कार्बन से दो ग्रुप या तो कॉमन लगे हों या फिर कम से कम एक ग्रुप कॉमन लगा होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म देखने के लिए मिलेगी। तो देखो यही लिखा हुआ है, द कंपाउंड ऑफ द टाइप ABC डबल बॉन्ड CAB कैन एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग टू फॉर्म। अब अगर दोनों ग्रुप सेम साइड लगे हों तो उसको बोलेंगे सिस, अगर दोनों ग्रुप अपोजिट साइड लगे हों तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। अभी हमने कंपैरिजन A और A से किया, आप चाहते तो B और B से भी कंपैरिजन करते थे। B और B सेम साइड हैं तो सिस, यहाँ B और B अपोजिट साइड हैं तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। ध्यान से समझना, सिस ट्रांस के लिए जो ग्रुप कार्बन कार्बन से अटैच हैं, ये वाले और इधर वाले, या तो दोनों कॉमन होना चाहिए या फिर कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, एक अलग होगा चलेगा। ठीक है, तो सेम साइड अगर होगा तो सिस बोलेंगे, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस बोलेंगे। लिखा है द आइसोमर्स इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम साइड इज कॉल्ड सिस। द आइसोमर इन विच द सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड आर कॉल्ड ट्रांस। सेम साइड होगा तो सिस बोलेंगे, अपोजिट होगा तो ट्रांस बोलेंगे। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन बी यूज्ड ओनली इन दोज कंपाउंड इन विच टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बोथ डबली बॉन्डेड कार्बन आर 2 और 3। ठीक है, तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब शो करते हैं ये वही लिखा हुआ है, मैंने समझाया है। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की और अच्छी कोशिश करोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पर नाम देखो, 1 2 3 4 ब्यूटूइन है,
इसमें देखो CH3 और CH3 सेम साइड हैं, तो उसका नाम है सिस ब्यूटूइन। यहाँ देखो CH3 और CH3 अपोजिट साइड हैं, तो उसको बोलेंगे ट्रांस ब्यूटूइन। यहाँ देखो ये H है और ये H है, ये वाला ग्रुप देखो कॉमन नहीं है, ये C6H5 है, ये COOH है, ग्रुप कॉमन नहीं, एक ग्रुप कॉमन है। तो जो ग्रुप कॉमन है उसी को देखो, सेम साइड है तो सिस बोलेंगे, और अगर H और H अपोजिट साइड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे। नाम है इसका सिनेमिक एसिड, तो ये सिनेमिक एसिड सिस वाला है और ये ट्रांस है। इसी तरह से यहाँ देखो, अब हम बताओ, यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ F है और यहाँ I है। तो बताओ इसमें तो कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं है। जब ग्रुप कॉमन ही नहीं है तो यहाँ पर हम सिस ट्रांस नहीं लिख पाएंगे। बताओ कैसे लिख पाएंगे सिस, कैसे लिख पाएंगे ट्रांस। सेम चीज़ यहाँ देखो, यहाँ ग्रुप कौन सा है, CH3 और ये कौन है, D। यहाँ ग्रुप कौन सा है, H, और यहाँ कौन सा ग्रुप है, C2H5। तो आप देखो कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं है। तो जब कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि ये सेम साइड है या ये अपोजिट साइड है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिस ट्रांस को इंडिकेट नहीं कर सकते हो। लिखा हुआ है सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड इन दोज कंपाउंड्स वेयर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बोथ डबली बॉन्डेड कार्बन आर 4 और ऑल 4 सब्स्टिट्यूएंट आर डिफरेंट। जब सारे सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सिस है कौन ट्रांस है, और यहाँ पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम नहीं बता पाएंगे। और जब नहीं बता पाएंगे तो फिर एक अगली नॉमेनक्लेचर को डेवलप किया गया और वहाँ पर हम बात करते हैं EZ नॉमेनक्लेचर की। ये E है और ये Z है। तो बच्चों EZ नॉमेनक्लेचर बड़ा सरल सा नॉमेनक्लेचर है, 1 मिनट का है, 1 मिनट में आप सीख जाओगे। EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। EZ सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले याद रखो, जो E है इसका पूरा नाम होता है एंट गगन, या जिसको अपन लोग ट्रांस कहते हैं, समझने के लिए ट्रांस कह रहे हैं, अपोजिट के लिए बोलेंगे E। और Z का मतलब होता है जूसमेन, जिसका मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ साथ, मतलब सेम साइड, मतलब सिस। जब भी सिस जैसा देखने के लिए मिलेगा, सेम साइड देखने के लिए मिलेगा, तो उसको बोलेंगे Z, और अगर अपोजिट देखने के लिए मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। तरीका बड़ा सरल सा है। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ इस वाले कार्बन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक है Br, एक है I। आप बताओ ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है, 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है। जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है उसकी नंबरिंग ज़्यादा होगी, मतलब उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो ये प्रायोरिटी नंबर 1 और ये प्रायोरिटी नंबर 2। अब आ जाओ इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर F लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसकी प्रायोरिटी 1 है, F की प्रायोरिटी 2 है। अब आप बताओ हाई प्रायोरिटी ग्रुप 1 1 सेम साइड है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, Z। ठीक है, हाई प्रायोरिटी मतलब 2 2 एक तरफ है, 1 1 एक तरफ है, तो उसको क्या बोलेंगे, Z, या इसको बोलेंगे Z कॉन्फ़िगरेशन। अब इस वाले पे आओ, Br को 1 देंगे, सॉरी I को 1 देंगे, Br को 2 देंगे, यहाँ पर Cl को 1 देंगे, F को 2 देंगे। तो आप बताओ 1 और 1 एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, E कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ देखो CH3 का पोजीशन 1 है, मतलब प्रायोरिटी 1 है, H का 2 है, यहाँ CH3 का 1 है, H का 2 है। तो देखो 2 और 2 सेम साइड हैं, या फिर 1 और 1 सेम साइड हैं। सेम साइड का मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, Z। और यहाँ देखो CH3 को 1, H को 2, CH3 को 1, H को 2, 1 और 1 अपोजिट है या 2 और 2 अपोजिट हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, E कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों Z और E आपको समझ में आ गया होगा। जब कार्बन कार्बन जिन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है उस पर जो उस पर जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, अगर वो दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप कॉमन नहीं है तो हम लोग सिस ट्रांस डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वहाँ हमें EZ लाना पड़ेगा। और EZ को कैसे लाते हैं वो हमने यहाँ पर बताया। एक एग्जाम्पल आप लोग करके बताओ। C डबल बॉन्ड C है, एक तरफ लगा है OH, एक तरफ लगा है Cl, एक तरफ लगा है F और एक तरफ लगा है OCH3। अब हमने कहा बताओ ये E है या Z है, तो आप कहोगे इसमें बॉन्ड किसने बनाया, O ने। तो O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, यहाँ Cl का 17 होता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर O का 8 है और F का 9 है, तो F 1 हो गया और O का 2 हो गया। 1 और 1 अपोजिट है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, E कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लगे हुए ग्रुप को प्रायोरिटी दो। अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड आ गए
तो उसको अपन लोग बोलेंगे सिस, जिसको अपन लोग बोलेंगे जेड। और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड चले गए या लोअर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड चले गए तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस, जिसको बोलेंगे ई। तो इस तरह से ई जेड कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब ई जेड कॉन्फ़िगरेशन के बाद बात करते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, उसके लिए छोटे छोटे रूल हैं, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखो कि जब कई सारे डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, चार डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं पॉलीईन। पॉलीईन पहले चेक करो। उसके बाद देखो किनारे पर क्या है C6H5 और यहाँ किनारे पर क्या है Cl। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है और ये अलग है। जब टर्मिनल अलग अलग हों तो ऐसी पॉलीईन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 दैट इज 16। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। अब देखो ये हमारे पास पॉलीईन है, इसमें एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, चार डबल बॉन्ड है, मगर यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है। जब दोनों तरफ एंड सिमिलर हो तो ऐसी पॉलीईन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। अब आप बताओ कितने डबल बॉन्ड हैं, 4, तो 2 की पावर 4-1 प्लस 2 की पावर 4/2 -1, तो 2 की घात 3 कितना हो गया, 8 और 2 1 2, 8 और 2 10। तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 10 बनेंगे। तो ध्यान से समझना, ऐसी पॉलीईन जिसके दोनों एंड सिमिलर ना हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे 2 की पावर n, और ऐसी पॉलीईन जिसके एंड सिमिलर हो तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या कैसे निकलेगी, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। और एक और स्पेशल केस है, व्हेन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड n इज ऑड। ये दोनों रूल तब लगते हैं जब हमारे डबल बॉन्ड इवन नंबर हो। अगर हमारे डबल बॉन्ड ऑड नंबर में है तो फिर ऑड नंबर के लिए हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1/2 -1। ये होता है फॉर्मूला। जैसे चेक करो, यहाँ पर एक बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड हैं तो आपके कितने बनेंगे, n का वैल्यू 3 रखो तो 2 की पावर 3 -1 दैट इज 2 की पावर 2 दैट इज 4 प्लस 2 की पावर 3 + 1 4/2 दैट इज 2, 2 - 1 दैट इज 1, 2 की पावर 1 दैट इज 2 दैट इज 6। तो यहाँ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 6 बनेंगे। तो अगर हमारे पॉलीईन जिसमें डबल बॉन्ड इवन नंबर हो, दोनों एंड सिमिलर ना हो तो फिर 2 की पावर n ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। अगर इवन नंबर हो और दोनों एंड सिमिलर हो तो 2 की पावर n-1, 2 की पावर n/2 -1 फॉर्मूला लगेगा। और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड की संख्या ऑड संख्या में है तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n+1/2 -1। इस तरह से इन फॉर्मूलों का यूज़ करके आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बता सकते हो। जैसे ये प्रॉब्लम नंबर में देखो, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें देखो एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है, इवन नंबर हैं, दोनों एंड अलग अलग हैं, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या को यहाँ निकाला जा सकता है। देखो कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को सीधा याद करते जाओ आप लोग। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस का ज़्यादा होता है, सिस का कम होता है। याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स इज मोर देन सिस आइसोमर्स। बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट होता है, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। ये याद करना है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सिस आइसोमर्स की ज़्यादा होती है ट्रांस आइसोमर्स की तुलना में। ठीक है। चौथा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट में देखो, यहाँ का डाइपोल जुड़ जाएगा तो सिस का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, और ट्रांस में यहाँ का डाइपोल और यहाँ का डाइपोल विपरीत दिशा में होने की वजह से घट जाएगा, तो यहाँ पर ट्रांस का डाइपोल मोमेंट कम आएगा। तो सिस का डाइपोल मोमेंट जनरली ज़्यादा होता है और ट्रांस का डाइपोल मोमेंट जनरली
कम होता है। इवन ट्रांस का डाइपोल मोमेंट अधिकांश जगहों पर 0 देखने के लिए मिलता है। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। देखो यहाँ पर 1.85 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 2.54 है सिस का, और यहाँ पर ट्रांस का 2.38 है। तो सिस का ज़्यादा है और ट्रांस का कम है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट। अगर हम सिस आइसोमर्स को बहुत तेज गर्म कर दें तो ये डबल बॉन्ड पहले टूट जाएगा, इसका होमोलिटिक फिशन होगा, और फिर जब टूट जाएगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये रोटेशन करने लगेगा, और रोटेशन करने के बाद सिस दोबारा बन सकता है और ट्रांस बन सकता है। मतलब यदि सिस आइसोमर्स को या ट्रांस आइसोमर्स को हम तेज गर्म कर दें तो हमको एक मिक्सचर मिलेगा जिसमें सिस ट्रांस दोनों होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डबल बॉन्ड का पहले होमोलिटिक फिशन होता है, फिर फ्री रोटेशन होता है, और फिर सिस ट्रांस का मिक्सचर आपको प्राप्त होता हुआ दिखता है। ये एक्शन ऑफ हीट है, ये गर्म करने का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बाद अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो ट्रांस आइसोमर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। भाई सिस में दोनों ग्रुप सेम साइड हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा लगेगा। ट्रांस में ग्रुप अपोजिट होते हैं तो ट्रांस आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर्स। स्टेबिलिटी हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें जो ये देखो, ये हमारे पास मैलिक एसिड है और ये अपोजिट है ट्रांस है, इसको फ्यूमेलिक एसिड बोलते हैं। मैलिक एसिड को गर्म करेंगे तो H2O का अणु निकल जाएगा और मैलिक एनहाइड्राइड जल्दी बन जाता है। फ्यूमेरिक एसिड को अगर हम सेम टेम्परेचर पे गर्म करें तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है। तो ट्रांस में रिएक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रुप सेम साइड रहते हैं। बट सिस में और ट्रांस में ग्रुप कहाँ होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, तो सेम टेम्परेचर पर रिएक्शन कभी कभी देखने के लिए नहीं मिलती है। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और इवन हाई टेम्परेचर अगर आप दे भी दोगे तो पहले ये ट्रांसफॉर्म टूटेगा, फिर सिस वाला बनेगा, और फिर उसका डिहाइड्रेशन होगा, तब जाकर के मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ट्रांस आइसोमर्स जो है वो कम क्रियाशील होते हैं, सिस आइसोमर्स थोड़े ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड। ऐसा भी तो होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन नाइट्रोजन कंपाउंड, देखो जिनमें C डबल बॉन्ड ON होता है वहाँ पर भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहते हैं, और वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं सिन एंटी का। सिन एंटी का, सिन का मतलब सेम साइड, एंटी का मतलब अपोजिट साइड। ये C डबल बॉन्ड N जब देखने के लिए मिलता है तो वहाँ देखते हैं। देखो जब हमारे पास कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है, ध्यान से समझना, जब कार्बन पर हाइड्रोजन मौजूद है, दूसरा ग्रुप कोई भी हो, तो हम इस H को कंपेयर करते हैं H को नाइट्रोजन पर लगे हुए ग्रुप से। तो नाइट्रोजन पर ग्रुप लगा हुआ है H है और N पर ग्रुप लगा हुआ है OH है, ये दोनों सेम साइड है तो इसको बोलेंगे सिन बेंजेल्डॉक्सिम। और यहाँ पर देखो कार्बन पर जो ग्रुप लगा हुआ है H और N पर जो ग्रुप लगा है वो एक दूसरे से विपरीत हैं, तो उसको बोलते हैं एंटी बेंजेल्डॉक्सिम। इस तरह से सिन और एंटी वर्ड आपको देखने के लिए मिला। एल्डिहाइड के साथ इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। देखो बच्चों समझना, ये हमारे पास है एल्डिहाइड, देखो समझो, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। अगर इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किससे करा दें, हाइड्रोक्सिल एमीन से, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा दें तो H2O निकलने के बाद हमको क्या मिलेगा, RCH डबल बॉन्ड NOH। ये कंपाउंड को कहते हैं ऑक्सिन, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिन। और ऑक्सिन कंपाउंड में C डबल बॉन्ड N पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होती है। सिन कब बोलेंगे, जब C पर लगा हुआ H और N पर लगा हुआ ग्रुप OH सेम साइड होगा तो सिन बोलेंगे, और H और OH की पोजीशन अपोजिट होगी तो हम इसको ट्रांस बोलेंगे। मगर जब यही रिएक्शन कीटोन की होती है, मतलब जब कीटोन ऑक्सिन बनाता है, जैसे 2 मिनट के लिए सोचो, ये हमारे पास है मैथिल एथिल कीटोन, ये बच्चों ये हमारे पास क्या है, मैथिल एथिल कीटोन, मैथिल एथिल कीटोन। अगर इसकी रिएक्शन हम करा दें किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराएंगे H2O निकल जाएगा, और H2O निकलने के बाद ये बनेगा कंपाउंड। अब इस कंपाउंड में अगर हम C2H5 को OH के साथ देखें तो सिन है, और CH3 को OH के साथ देखें तो इसको क्या बोलेंगे, एंटी।
तो अगर हम CH3 और OH को तुलना करें तो Nt, और CH3 C2H5 और OH को कंपेरिजन करें तो ये सिन। तो लिखने का तरीका हम लोग देखते हैं, तो लिखेंगे सिन। जब हम सिन शब्द यूज करेंगे तो एथिल पहले लिखेंगे, तो सिन, क्योंकि हम सिन में बता चुके हैं कि सेम साइड है। सिन के बाद क्या लिखेंगे, एथिल मैथिल, एथिल मैथिल कीटोक्सिम। और अगर हम एंटी वर्ड पहले लिखेंगे तो एथिल को नहीं लिखेंगे, पहले हम मैथिल को लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, एंटी मैथिल एथिल कीटोक्सिम। तो इस तरह से कीटोन में ये आपकी चॉइस है कि आपको सिन में लिखना है या एंटी में लिखना है। खैर, सिन एंटी का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलता है। तो बच्चों, आपने सिस ट्रांस देखा, EZ देखा और सिन एंटी देखा। हमें लगता है कि ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन में तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं। साइक्लो एल्कीन में हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सिंगल बॉन्ड जरूर है मगर रिंग का सिंगल बॉन्ड है, इसलिए रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। CH3 सेम साइड हैं तो सिस बोलेंगे, OH सेम साइड हैं तो सिस बोलेंगे। यहाँ OH और OH अपोजिट साइड हैं तो इसको ट्रांस बोलेंगे। बाकी IUPAC नाम आपको पता है, उस तरह से आप लिख देना। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की नेक्स्ट क्लास में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। बच्चों, अगर आप क्रम से वीडियो देखोगे तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। और सभी लोग अच्छे से रिवीजन करें, जब हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।